हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ACCA विद सिमरन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 ट्रांसफ़र प्राइसिंग स्टडी हब से। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे पास आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग कब ज़रूरत है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें हम देखो ट्रांसफ़र प्राइसिंग हम कब करते हैं, जब जैसे एक ही बिल्डिंग है, एक ही कंपनी है, उसमें एक डिवीज़न दूसरे डिवीज़न से सामान खरीद रहा है, ठीक है, एक दूसरे से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है सेलिंग डिवीज़न पर्सपेक्टिव। सेलिंग डिवीज़न पर्सपेक्टिव मतलब कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे जो सामान बेच रहा है वो क्या चाहेगा कि जितनी उसकी कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए, साथ में ही जितना वो बाहर सामान बेचेगा उससे जो उसे प्रॉफिट मिल रहा है वो भी उसको मिल जाए, मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मिल जाए। वहीं पर बाइंग डिवीज़न पर्सपेक्टिव क्या होगा कि उसे जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में मिले। अगर उसे मार्केट प्राइस में मार्केट में कम मिल रहा है तो वो वहाँ से खरीद लेगा, है ना। इस डिवीज़न से खरीदने का फ़ायदा क्या। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच हमें क्या कहती है, मतलब कि असलियत में कंपनीज कैसे काम करती हैं इन रियल लाइफ। सबसे पहले हमारे पास आता है मार्केट प्राइस मेथड, कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही प्राइस हम अपनी कंपनी के लिए, डिवीजन्स के लिए सेट कर देते हैं। ये सबसे फेयर मेथड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फुल कॉस्ट मेथड, मतलब कि पूरी कॉस्ट जितनी भी आपकी लागत आई है वो लेकर प्लस उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड कर लो। नेक्स्ट आपके पास आता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस, मतलब कि सारी वेरिएबल कॉस्ट निकाल कर उसमें थोड़ा सा आप अपना प्रॉफिट ऐड कर लो। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। इसमें क्या है, जो भी आपके एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं उसको बनाने में जो भी कॉस्ट आ रही है अब वो रिकवर कर लो प्लस थोड़ा बहुत, मतलब कि उसके जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं ना उसके ऊपर आप ट्रांसफ़र लगाओगे। नेक्स्ट इनकॉन्ग्रुएंट गोल बिहेवियर। ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जो एक डिवीज़न है वो ज़्यादा चार्ज कर लेती है जिसमें पूरी कंपनी का क्या होता है, नुकसान हो जाता है, वो होता है हमारा इनकॉन्ग्रुएंट गोल बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है ड्यूल प्राइसिंग। ड्यूल प्राइसिंग बहुत अच्छा, मतलब कि मेथड कह लो डिवीज़न परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है बाइंग वालों के लिए और सेलिंग वालों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग वालों को मार्केट प्राइस मिल जाएगा, वहीं पर बाइंग वालों को जितनी वेरिएबल कॉस्ट है उतने पर उन्हें सामान खरीदने को मिल जाता है। इसका जो डिफरेंस होता है वो हेड ऑफिस के पास जाता है, ठीक है। हमने ये तीनों मेथड्स देखे। मेनली ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है, ये गोल को अचीव करने के लिए और डिविजनल परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए किया जाता है। तो हमारे पास आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो देखो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है, द प्राइस एट विच वन डिवीज़न ट्रांसफर्स गुड्स और सर्विसेज टू अनदर डिवीज़न विद इन अ कंपनी और फ्रॉम वन सब्सिडरी टू अनदर विद इन द ग्रुप। ट्रांसफ़र प्राइस वो प्राइस होता है जो, जैसे कि मान लो एक डिवीज़न ए है दूसरा डिवीज़न बी है, जो डिवीज़न ए डिवीज़न बी को जितने पैसों में सामान बेचेगा वो होता है हमारा क्या, ट्रांसफ़र प्राइस। ये ज़रूरी नहीं है वन कंपनी का ही हो, मतलब कि एक ग्रुप भी है कंपनी का, ये हमारा सब्सिडरी पर भी चल जाएगा, उसमें भी ये यूज़ होता है ग्रुप कंपनीज में भी। नेक्स्ट है एन अर्लियर चैप्टर डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ सेटिंग प्राइसेस फॉर गुड्स बिटवीन इंडिपेंडेंट पार्टीज। अब क्या बात है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद डिवीजन्स द आउटपुट ऑफ वन डिवीजन में फॉर्म द इनपुट फॉर अनदर। अब वो कह रहा है एक डिवीज़न का आउटपुट दूसरे डिवीज़न का इनपुट होता है। फॉर एग्जांपल आपका एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें जो डिवीज़न ए है वो इंजन बनाता है, ये इसका क्या है, आउटपुट है। वहीं पर जो डिवीज़न बी है वो क्या करता है, असेंबल करता है, इन सब चीज़ों को असेंबलिंग का काम है उसका। तो इंजन परचेज़ किया जाएगा डिवीज़न बी के द्वारा, और जितने पे डिवीज़न ए इंजन डिवीज़न बी को बेचेगा वो हमारा ट्रांसफ़र प्राइस होता है। देखो अ ट्रांसफ़र प्राइस सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैनेजमेंट अकाउंट्स फॉर दी टू डिवीजन्स विच रिफ्लेक्ट्स द वर्क फ्रॉम परफॉर्म्ड बाय बोथ डिवीजन्स। इससे हमें पता लग जाता है कि दोनों कंपनीज कितना कितना काम कर रही हैं। दोनों अगर मान लो ये ट्रांसफ़र प्राइस रखेंगे नहीं तो एक का ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा, दूसरे का कम प्रॉफिट दिखेगा, जो कि फेयर नहीं है। द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई इक्वली टू टू कंपनीज इन द सेम ग्रुप दैट ट्रेड विद ईच अदर। जब आप एक ग्रुप टू दूसरे ग्रुप जो भी आप ट्रेडिंग करते हो उसमें भी ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। सिंपल सी बात क्या है, ये सब्सिडरी पर भी अप्लाई होता है। जब एक डिवीज़न दूसरे डिवीज़न को गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफ़र करता है, जितने प्राइस पर करता है वो हमारा ट्रांसफ़र प्राइस होता है। इससे हमें दोनों डिवीज़न्स की परफॉर्मेंस पता लगती है।
अब हमारे पास आता है इसकी ज़रूरत कब होती है, व्हेन नीडेड। अ ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी इज़ नीडेड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डिसेंट्रलाइज्ड इनटू डिवीजन्स। इसमें क्या होता है, जो एक कंपनी है वो बहुत अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और हर मैनेजर के पास क्या होती है, अपनी पावर होती है, तो क्या होता है, डिसेंट्रलाइज हो जाता है। एंड इंटर डिवीज़न ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्कर। फिर क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करने लग जाते हैं, लेन देन करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। और ये जो बाइंग एंड सेलिंग होती है ये मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, कभी भी कोई भी सामान फ्री में नहीं दिया जाता। इसमें हमारे पास दो बातें आती हैं मॉनेटरी टर्म्स में, एक आता है रेवेन्यू, दूसरी आती है कॉस्ट। जो बंदा बेच रहा है, जो हमारा सप्लाइंग डिवीज़न है, उसके लिए वो क्या है, रेवेन्यू, क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है, वो सेल्स कर रहा है, तो वो उसके लिए रेवेन्यूज़ है। वहीं पर जो बंदा खरीद रहा है, जो हमारा रिसीविंग डिवीज़न है, उसके लिए वो क्या है, खर्चा, एक कॉस्ट है। देन ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज़ मोर देन जस्ट एंड बुक कीपिंग एक्सरसाइज। वो बुक कीपिंग एक्सरसाइज से भी बड़ा है। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ अकाउंटिंग की और बात ख़त्म, नहीं, इसका मैनेजर्स के बिहेवियर पर फ़र्क पड़ता है। मैम बिहेवियर पे कैसे फ़र्क पड़ता है, देखो, अगर मैं महंगा सामान बेचूंगी तो जो मेरा खरीदने वाला डिवीज़न है वो कहेगा ये तो बहुत ज़्यादा महंगा, वो नाराज़ हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं बहुत ज़्यादा सस्ता सामान बेचूंगी तो जो खरीदने वाला तो वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन जो बेच रहा है वो दुखी हो जाएगा। हमें ऐसा प्राइस सेट करना पड़ेगा कि कोई भी नाराज़ ना हो और कंपनी का बेनिफिट बढ़े, कंपनी का प्रॉफिट, ओवरऑल कंपनी से मतलब है, हमें उसका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और कोई भी मैनेजर नाराज़ नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। अब हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहले बात आती है गोल कॉन्ग्रुएंस, मतलब कि मैनेजर्स कुछ ऐसे डिसीजंस ले जो पूरी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो। डिविजनल ऑटोनॉमी, हर एक मैनेजर के पास खुद की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब कि उसके पास पावर होनी चाहिए, फ्री विल होनी चाहिए कि वो डिसीजंस ले सके बिना किसी टॉप मैनेजमेंट के प्रेशर के। देन डिविजनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मतलब कि हर डिविजनल की परफॉर्मेंस को फेयर व्यू से जज करना चाहिए। देन हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसे देखते हैं। फ्रॉम द परफॉर्मेंस मेजरमेंट परस्पेक्टिव इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट ट्रांसफर प्राइजेस आर ओनली नेसेसरी टू इनकरेज डिवीजन्स विद ईच अदर टू ट्रेड इन अ वे दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द कंपनी। कि हमारा प्रॉफिट का, जो हमारे कंपनी का प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। अगर कोई मैनेजर ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसे हम कहते हैं डाइस फंक्शनल डिसीजन मेकिंग, कि वो मैनेजर के प्रॉफिट की बात हो रही है, कंपनी के प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। ट्रांसफर प्राइजेस शुड इनकरेज डिवीजन मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। Any organization with division faces as a risk of dysfunctional decision making where inter-division trading occurs. The risk is particularly high. Achievement of goal congruence must be the primary objective of a transfer pricing system. ये क्या होना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। की पॉइंट हमें क्या दे रखा है, द पीएम एग्जाम फोकसेस ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग फ्रॉम अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। अदर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल टैक्स मिटिगेशंस आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पीएम एग्जाम। तो वो हमने नहीं पढ़ना ये टैक्स मिटिगेशन वगैरह, हमने सिंपल कौन सा पढ़ना है, ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्मल। उसके बाद हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 1 जो कि गोल कॉन्ग्रुएंस के ऊपर बेस्ड है। तो देखो इस एग्जाम्पल में है क्या, अगर रीड करना हो आप बाद में कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ABC कंसल्टिंग है, ठीक है, उसके 2 डिवीजन्स हैं, एक है बुद्धापेस्ट ऑफिस, दूसरा है प्रेग्यू ऑफिस, ठीक है, ये 2 ऑफिस हैं। अब क्या हुआ, जो बुद्धापेस्ट ऑफिस है उसको जो कंसल्टेंट चाहिए, ठीक है, प्रेग्यू ऑफिस में से, तो वो 1100 पर डे का चार्ज करता है कंसल्टिंग के लिए। लेकिन बाहर क्या हो रहा था, 500 चार्ज हो रहा था फ्रीलांस बेसिस पे, ठीक है, मतलब 1100 हमारे यहाँ पर क्या है, ट्रांसफ़र प्राइस दे रखा है और मार्केट प्राइस दे रखा है हमें कितना, 500। तो उसने मैनेजर ने सोचा कि मुझे 500 पर डे सस्ता पड़ रहा है, तो उसने बाहर वालों से ली कंसल्टेंट ली। तो उसने क्या बताया एट द लास्ट ऑफ द वीक कि मुझे 5 डेज़ के लिए उसको चाहिए था 500, 3000 उसने सेव कर लिए। कैसे कि उसने पहले कितना 5500, अब कितना दिया उसने 2500, तो 3000 क्या हो गए उसके, सेव हो गए। अब फ़ायदा किसका हुआ, बुद्धापेस्ट का हुआ। अब ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्रुप देखोगे, आप पूरी कंपनी के पर्सपेक्टिव पे देखोगे, जो आपकी प्रेग्यू कंपनी थी, प्रेग्यू ऑफिस था कंपनी का, उसमें जो कंसल्टेंट था वो फ्री था,
उसकी जो उसको कंपनी ने हायर किया था और उसको ऑलरेडी सैलरी तो कंपनी दे ही रही थी। अब क्या हुआ, जो बंदा आपने बाहर से मंगवाया, जो बुदापेस्ट ऑफिस ने बाहर से फ्रीलांस किया, उसकी फ़्लाइट टिकट का खर्चा, उसका एकोमोडेशन का खर्चा 700 का तो उसका वही खर्चा आ गया, वो कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। वहीं पे अगर बुदापेस्ट कंपनी के अंदर से ही डिवीज़न से जो हमारा प्राइगी ऑफिस है वहाँ से हायर करता तो ये पैसे बच जाते। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये है गोल इनकॉन्ग्रुएंस का, गोल इनकॉन्ग्रुएंस का, क्योंकि इसमें मैनेजर ने अपना फ़ायदा देखा, अपने ऑफिस का फ़ायदा देखा। हाँ, उसका तो फ़ायदा हो गया, लेकिन ओवरऑल कंपनी का क्या हुआ है, फ्री विल पावर है, वो देखते हैं। नोट डिवीजनल मैनेजर शुड बी फ्री टू मेक देयर ओन डिसीजन, वो फ्री होने चाहिए, खुद के जो ट्रांसफर प्राइस था वो हाई था। ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम शुड हेल्प एलिमिनेट दी हेड ऑफिस टेलिंग डिवीजर्स व्हाट टू डू। जो मैनेजर्स हैं, जो मतलब कि हेड ऑफिस वाले हैं, उन्हें मैनेजर्स के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ठीक है, और ये नहीं बताना चाहिए कि तुमको कितना प्राइस सेट करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए। भाई उनके पास ऑटोनॉमी है, वो खुद करेंगे, और ये मोटिवेशन भी इंप्रूव करता है। क्यों? अब उनके पास ऑटोनॉमी है, उनके पास पावर है, तो उन्हें लगता है वो खुद का बिजनेस चला रहे हैं, तो उनके पास क्या होता है, यहाँ पर मोटिवेशन आता है। आगे क्या है, हेड ऑफिस मस्ट बी माइंडफुल व्हेन वन ऑफ द डिवीजन हैज अ मच स्ट्रॉन्गर नेगोशिएटिंग पोजीशन देन द अदर। इसमें नेगोशिएशन रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कोई एक बहुत बड़ा डिवीज़न है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर, वहीं पर एक छोटा सा डिवीज़न है जिसके पास कम पावर है, तो ये क्या कर लेगा, इसे ओवर पावर कर लेगा। This can result in a transfer price that is unduly beneficial to the performance of the stronger division and detrimental to the performance of division in a weaker performance। इसके लिए ट्रांसफ़र प्राइस अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अनफेयर हो जाएगा। तो आपको नेगोशिएशन रिस्क का भी ध्यान रखना है। मोटिवेशन की बात एक तो हमने देखी, और इसके पास आपको फ्री विल होनी चाहिए। जो हमारे हेड ऑफिस वाले हैं वो ज़्यादा इंटरफेयर मत करें। हमारे पास आ रहा है डिविजनल परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। इसमें क्या है, ट्रांसफर प्राइजेज शुड बी फेयर एंड अलो एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस। द ट्रांसफर प्राइस शुड परमिट ईच डिवीजन टू मेक प्रॉफिट मोटिवेट्स एंड अलो डिविजनल परफॉर्मेंस टू बी मेजर्ड पॉजिटिव ROI एंड RI रेजिडुअल इनकम, ठीक है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही कैलकुलेट होगा अगर इन्होंने सही इवेल्युएट किया होगा। फेयर होना चाहिए आपका ट्रांसफर प्राइस, ठीक है, दोनों डिविजनल्स को फ़ायदा होना चाहिए उससे। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, इफ़ देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव्स। अगर मान लो ये हमने 3-4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, गोल कॉन्ग्रुएंस पढ़ा, डिवीजनल परफॉर्मेंस एवोल्यूशन पढ़ा, डिविजनल ऑटोनॉमी पढ़ा, अगर इनमें से दो में से किसी में कन्फ्लिक्ट हो जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम को लेकर, तो आप हमेशा किसे प्रायोरिटी दोगे, गोल कॉन्ग्रुएंस को। हमेशा कंपनी का ही बेनिफिट देखा जाएगा। अगर मैनेजर नेगोशिएट कर रहा है या फिर मैनेजर्स अपनी ऑटोनॉमी का फ़ायदा उठा रहा है, तो हम गोल कॉन्ग्रुएंस को प्रायोरिटी देंगे। अब हम बात करेंगे सप्लाइंग डिवीज़न पर्सपेक्टिव से। द सेलिंग डिवीज़न विल एक्सेप्ट अ मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, पे इससे कम तो हम बेच ही नहीं सकते। तो सप्लाई वाला क्या बताएगा, मिनिमम बताएगा। तो उसमें हम क्या लेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, मतलब जो भी आपका मटेरियल का, लेबर का, जो भी आपका वेरिएबल का कॉस्ट आया है कि वो तो आपको लेनी ही लेनी है, प्लस उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो आप बाहर जब बेच रहे थे तो उसको बाहर ना बेच के अंदर बेचने में जो नुकसान हो रहा है उसे हम कहेंगे क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सिनेरियो 1 देखो, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0। ये कैसे पॉसिबल है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 होगी, अगर बाहर कोई मार्केट ही है, नो एक्सटर्नल मार्केट। अगर आपकी एक्सटर्नल मार्केट है लेकिन आपकी कैपेसिटी स्पेयर है, कैपेसिटी स्पेयर मतलब कि फालतू का माल आपके पास है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0 बिकॉज इंटरनल ट्रांसफर डू नॉट रिड्यूस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स। कि अगर हम बाहर भी बेचते तो अगर मार्केट ही नहीं है तो हमें क्या ही नुकसान होना, और फालतू का सामान है तब भी हमें क्या ही नुकसान होगा। अगर हमारे किसी भी तरीके से नुकसान नहीं हो रहा तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 0। एक एक्टिविटी है वो देख लेते हैं, हमारे पास क्या दे रखी है। देखो एक्टिविटी 1, नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Division buy requires some components for its electronic games console. Division cell has some spare capacity। मेन बात क्या है, आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है, तो इसकी स्पेयर कैपेसिटी है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0। कंपोनेंट फॉर अ वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 60। तो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एक्सेप्टेबल टू डिवीजन सेल। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हमने अभी देखा, क्या फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अगर स्पेयर कैपेसिटी है ये रहा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 0। तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगी, 0। देन मैंने क्या ये यहाँ पर लेना है वेरिएबल कॉस्ट, वो कितनी है, 60। तो मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या आ गया, 60। तो फर्स्ट का आंसर $60। नेक्स्ट, स्टेट व्हाट विल हैपन इफ डिवीजन बाय कैन बाय एक्सटर्नली फॉर $55। क्या होगा अगर वो डिवीजन जो बाय वाला खरीद रहा है तो वो 55 पे खरीदेगा। तो देखो कोई भी ट्रांसफर प्राइस यहाँ पर नहीं होगा, और हाँ अगर उसको सस्ता मिल रहा है तो वो बाहर से परचेज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे 60 से तो कम हो ही नहीं पा रहा ना, 60 मिनिमम है।
देन कंक्लूड वेदर बाइंग द कंपोनेंट्स वुड बी द बेस्ट कोर्स फॉर एक्शन, कि भाई ये बाहर से जो बाय हम कर रहे हैं ये बेस्ट एक्शन है। तो यस, क्योंकि हमारा इंटरनली खर्चा ज़्यादा हो रहा है और बाहर से हमें सस्ता मिल रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यस ये कंपनी के भी ओवरऑल के लिए बेस्ट है। अब हमारे पास आता है सिनेरियो 2, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब अराइज होती है जब आप इंटरनल सेल करने के लिए किसी एक्सटर्नल सेल को सेक्रीफाइस करते हो। ये तब होता है जब आपकी एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट होती है एंड आप फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हो, जितनी डिमांड आ रही है आप उतना ही प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, उतना ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो। अब आपके पास एक्टिविटी 2 है विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखते हैं, डिवीज़न रेड कैन मेक 2 प्रोडक्ट्स। डिवीज़न रेड है वो वाई और जेड 2 प्रोडक्ट बना सकता है। द डिवीजन मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ 5000 यूनिट्स पर मंथ। आप पूरे एक महीने में कितना बना सकते हो, 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस कैपेसिटी कैन बी यूज टू मेक एदर 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई या जेड बना लो, या फिर दोनों आधे आधे बना लो, आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन टोटल आप 5000 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। चाहे इन दोनों को अलग अलग करके बनाओ, चाहे एक इसका बना लो, चाहे एक इसका बना लो। अब देखो, इनका मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ सोल्ड एक्सटर्नली, अगर आप बाहर बेचते हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इतनी मिलती है। देन आपके पास कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा आ रहा है, जेड का ज़्यादा आ रहा है, तो हम वैसे किसको चूज़ करेंगे, जेड को चूज़ करेंगे कि आप जेड ज़्यादा बेचो। अभी देखते हैं आगे, पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं आपकी फर्स्ट क्या है, determine which product division red would make to maximize contribution, calculate the monthly contribution of the division। तो वही बात है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है, आपका प्रोडक्ट जेड का आ रहा है। पर मंथ आप कितना, सिर्फ उसी के बनाओ फिर उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो जिसका फायदा होता है आप वो करो, 5000 इंटू 4 कर दोगे तो 20000 आपके पर मंथ आ जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया मैंने कैसे किया। उन्होंने कहा है डिवीज़न रेड को कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के लिए और मंथली कंट्रीब्यूशन उसकी कैलकुलेट करो, तो हम बनाएंगे प्रोडक्ट जेड। क्यों, क्योंकि वो डबल दे रहा है, देखो ना कंट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा, जिसका ज़्यादा होगा हमें, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे। और उसको 5000 हम पूरे महीने में बना सकते हैं, तो सिर्फ जेड बनाएंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको टोटल डॉलर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, सेकंड हमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस। आपको मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस बताना है। अगर आपको याद हो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस कैसे निकलती है, MTP, मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो, डिवीज़न ब्लू हैज़ आस्क्ड डिवीज़न रेड टू सप्लाई 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई मंथली। ओके, वो कह रहा है मुझे मंथली 1000 इसके प्रोडक्ट दो वाई के। अब हम तो इसका बना रहे थे, लेकिन चलो ठीक है 1000 हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट इसकी कितनी दे रखी है, $9, पहले तो ये लिख लो, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बच्चे गलती करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालोगे, जिसका आपका नुकसान हो रहा है। मेरा किस चीज़ का नुकसान हो रहा है, मैं इसको अगर दे रही हूँ इंटरनली प्रोडक्ट वाई बनाकर, तो मेरा नुकसान किस चीज़ का हो रहा है, जल्दी बताओ। वो हो रहा है हमारा इसका, अगर मैं 1 यूनिट इसकी बना रही हूँ तो मैं 1 यूनिट इसकी सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो वो क्या आया, $4 आया। देन इसको टोटल कर दो तो मेरा मिनिमम प्राइस आया 13, ठीक है। अब देखो आपका आंसर में भी क्या दे रखा है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट from selling product Z, because division red would make product Z which has a higher contribution per unit than product Y। हम प्रोडक्ट Z सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट Z हम बना रहे थे क्योंकि उसके पास हायर कंट्रीब्यूशन था फॉर एक्सटर्नल सेल के लिए। इफ़ इट डिडेंट नीड टू सप्लाई प्रोडक्ट वाई टू डिवीज़न ब्लू, अगर हम डिवीज़न ब्लू को ना देते वो चीज़ जो वो चाहता है तो हम ये ना सेक्रीफाइस करते। इतना क्लियर हुआ। थर्ड पे चलें, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रही मैं, ओके। देन चलो नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। डिवीज़न ब्लू इन्फॉर्म्स डिवीज़न रेड, डिवीज़न ब्लू ने डिवीज़न रेड को इन्फॉर्म किया दैट इट कैन बाय प्रोडक्ट वाई फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर। कहता मैं बाहर से ले लूँगा, तू रहने दे, मुझे तो $11 का मिला है। हमने मिनिमम प्राइस कितना देखा, $13, मुझे बाहर $11 से मिला, तो मैं भी $2 का, तो मेरा यहाँ पर फायदा, $2 का तो मेरा यहाँ पर फ़ायदा ही हो रहा है। एंड इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट अ प्राइस अबव दी फ्रॉम डिवीज़न रेड। वो कह रहा है अगर तूने मुझे बेचना है ना तो मुझे इतने पे बेच, इतने नहीं मैं दूंगा, लेकिन डिवीज़न रेड के लिए जो ये बना रहा प्रोडक्ट्स उसके लिए पॉसिबल नहीं है।
एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ बोथ डिवीजन्स वर गिवन ऑटोनॉमी। अब बताओ क्या होगा अगर हमने दोनों को अपनी अपनी पावर्स दे दी कि वो खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। कमेंट ऑन वेदर दिस बेनिफिट्स द कंपनी एज अ होल, और ये भी बताओ कि वो कंपनी का फ़ायदा होगा। डेफिनेटली अगर मान लो मैं डिवीज़न रेड में काम कर रही हूँ, मुझे ऑटोनॉमी है, तो मैं कहूँगी चल हट, मैं तो जेड प्रोडक्ट ही बनाऊँगी, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ब्लू डिवीज़न की मैनेजर हूँ तो मैं कहूँगी हट डिवीज़न रेड, मैं तो ये लूँगी। दोनों ने अपने अपने डिसीजन लिया। अब कंपनी को भी फ़ायदा हुआ। कैसे मैम कंपनी को फ़ायदा हुआ? क्योंकि यहाँ पर इस डिवीज़न को $2 का फ़ायदा हो रहा है, वहीं पर जो ये सेक्रीफाइस कर रहा था $4 अपॉर्चुनिटी को, उसका भी बेनिफिट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, डिवीज़न रेड वुड रिफ्यूज़ टू सेल फॉर लेस देन $13, क्योंकि वो डिवीज़न रेड ने क्या कर रहा है, रिफ्यूज़ करेगा $13 से कम देने के लिए, और डिवीज़न ब्लू है वो कहेगा मैं तो $11 का ही लूँगा। बोथ डिवीजन्स आर एक्टिंग इन अ वे दैट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा ही है। ऑल्थो द वेरिएबल कॉस्ट टू द कंपनी ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट वाई इज़ ओनली $9, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ $4 इज अ रियल कॉस्ट। अब $4 आपकी क्या है, रियल कॉस्ट है ना। द कॉस्ट ऑफ डिवीजन रेड ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट वाई एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज $13 पर यूनिट। बाय बाइंग एक्सटर्नली फॉर $11, डिवीजन ब्लू सेव्स द कंपनी $2 पर यूनिट। यहाँ पर $2 पर यूनिट बढ़ रहा है, बस जो ही मैंने हिंदी में पहले समझाया उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लेना, सिंपल बात थी। आगे चलें। जो बातें की वो थी सेलिंग डिवीज़न पर्सपेक्टिव से। अब हम बात करेंगे बायर के। जो जैसे कि एक एग्जांपल देखो, आप कपड़े खरीदने जाते हो है ना, तो वहाँ पर जो सेलर होता है वो आपको पूछता है भाई कितने की रेंज तक का दिखाऊं। आप जैसे कहते हो भाई मैं 2500 तक मैक्सिमम देखूंगी, इससे ज़्यादा मैं ₹1 भी नहीं दूंगी। और वो कहता है ठीक है मेरा मिनिमम मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, और आप ठीक है, हम मैक्सिमम बताते हैं, वो क्या बताता है, मिनिमम बताता है। सिमिलरली पहले हमने क्या देखा, सेलर में मिनिमम प्राइस देखा, ट्रांसफर प्राइस। अब हम मैक्सिमम देखेंगे कि इसके ऊपर मैं $1 या ₹1 भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। देखो, द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस एक्सेप्टेबल टू द बाइंग डिवीजन विल बी लोअर ऑफ। ये दो बातों से देखा जाता है कि जो कम होगी, या तो एक्सटर्नल मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या, मार्केट में मुझे $11 का मिल रहा है, लेकिन मैं $13 का मुझे मतलब कि इंटरनली मिल रहा है, तो मैं किस पे भी जाऊँगी, $11। तो ये क्या है, मार्केट प्राइस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आता है नेट रेवेन्यू ऑफ द बाइंग डिवीजन। मतलब मैं जब अपनी सेल करूँगी उसमें से अपनी प्रोसेसिंग कॉस्ट निकाल कर जो पैसा बचता है वो, ठीक है। अब ये एग्जांपल आएगा तो हम इजीली समझेंगे। द नेट रेवेन्यू ऑफ द बाइंग डिवीजन मीन्स द अल्टीमेट सेलिंग प्राइस, जो भी आपका अल्टीमेट सेलिंग प्राइस है गुड्स और सर्विसेज का, सोल्ड बाय द बाइंग डिवीजन लेस द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स इनकर्ड बाय द डिवीजन। जो भी मेरे उसके प्रोसेसिंग में जो कॉस्ट आई है वो माइनस करके जो पैसा बचता है मैक्सिमम उतना दूंगी मैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे एग्जांपल है, एक बोटलिंग डिवीज़न है, लार्ज सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर करते हैं, बाइस करते हैं वो स्पेशल सिरप, एक स्पेशल सिरप लेता है जो उसकी सीक्रेट रेसिपी होती है सिरप डिवीज़न वालों के पास। बोटलिंग डिवीज़न एड्स कार्बोनेटेड वाटर टू द सिरप टू मेक द ड्रिंक, देन बोटल्स एंड सेल्स इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होता है, वो एक सिरप लेते हैं, फिर वो बोटल्स में डालते हैं, ठीक है, और फिर वो जाके आगे सेल कर देते हैं, सिरप ये परचेज करते हैं। देन ईच बॉटल इज सोल्ड फॉर $50। मैं कितने के मैक्सिमम प्राइस में कितने का बेच रही हूँ, सेलिंग प्राइस मेरा $0.50 का। द बॉटलिंग डिवीजन हैज़ कैलकुलेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड बॉटलिंग द ड्रिंक एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ बाइंग द सिरप आर $0.20 पर बॉटल, देयरफॉर द नेट रेवेन्यू ऑफ द बॉटलिंग डिवीजन इज $0.30 पर बॉटल। बाइंग करने में जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, 0.20 की। अब हमारे पास जो बचता है वो कितना बचता है, 0.30। अगर मेरे पास चाहे इंटरनली कोई डिवीज़न वाला है या कोई भी है, मतलब मैं 0.30 से मैक्सिमम नहीं दूंगी। अगर मेरी कोई दूसरे डिवीज़न वाले 0.35 भी मांग लेना तो वो भी मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मैक्सिमम मैं 0.30 ही अफोर्ड कर सकती हूँ। If the syrup division were to produce a transfer price above 0.30 per bottle for the syrup, the bottle division would incur a loss। फिर मुझे लॉस ही होगा अगर 0.31 ही क्यों ना हो। मैक्सिमम देखा हमने, यहाँ पर क्या देखा मैंने, मैक्सिमम आपका 0.30 है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। लास्ट में हमने क्या देखा था, मिनिमम इतना, जहाँ पर हम वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके निकालते थे। होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम करेंगे इकोनॉमिक ट्रांसफ़र प्राइस रूल। ये एक तरीके से कह लो पूरी समरी है। देखो, सबसे पहले मिनिमम पर सेलिंग डिवीज़न की तरह से, सेलिंग वाला हमें मिनिमम बताता है, तो वो कैसे होगा, ट्रांसफ़र प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट या तो इक्वल होगी या फिर ट्रांसफ़र प्राइस ज़्यादा होगा। मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आपका ट्रांसफ़र प्राइस ज़्यादा हो गया, या फिर सिर्फ आप वेरिएबल कॉस्ट लोगे।
देन हमारे पास आता है बायर के लिए मैक्सिमम बाइंग डिवीज़न के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र प्राइस इक्वल होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, किससे, एक्सटर्नल मार्केट प्राइस से, जो भी मार्केट प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर नेट मार्जिन रेवेन्यू ऑफ बाइंग डिवीज़न, मतलब कि क्या इसका जितना हम टोटल सेलिंग कर रहे हैं माइनस जितनी भी हम प्रोसेसिंग में कॉस्ट लगा रहे हैं, जो आपके पास अमाउंट बचती है। अब एक्टिविटी है, ये पूरा समराइज है, इसको करेंगे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। कैलकुलेट दी मैक्सिमम प्राइस। सबसे पहले हमने डिवीज़न एफ विल बी प्रिपेयर टू पे फॉर 1 kg ऑफ द केमिकल, ठीक है, 1 kg हम केमिकल प्रोड्यूस करते हैं डिवीज़न एफ वाले। डिवीज़न आई इज़ एन इंटरमीडिएट डिवीज़न, इट सप्लाइज अ स्पेशल केमिकल टू डिवीज़न एफ। आई एफ को सेल कर रहा है। फाइनल डिवीज़न आई हैज़ अ स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी है। स्पेयर कैपेसिटी जब भी देखो, जब भी आपको लगा ना स्पेयर कैपेसिटी है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो, मतलब कि आपकी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आएगी। नाउ द आउटपुट ऑफ द केमिकल इज़ लिमिटेड, ओके, आउटपुट जो है केमिकल का वो लिमिटेड है। वेरिएबल कॉस्ट हमें मिल गई क्या, 500, यही मेरा क्या हो गया, ट्रांसफ़र प्राइस 500, एक चीज़ तो निकल गई। नेक्स्ट, नो एक्सटर्नल मार्केट फॉर द केमिकल एग्जिस्ट, वही बात है, कोई एक्सटर्नल मार्केट, दोनों ही इसमें वो पॉइंट्स आ गए। आगे डिवीज़न एफ प्रोसेसेस द केमिकल इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, एफ है वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ईच यूनिट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट रिक्वायर 1 kg ऑफ द केमिकल, डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट एक्सीड्स प्रोडक्शन, ओके। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, हमें सेलिंग प्राइस मिल गया 1000 है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, -200, तो 800 क्या आ गया मेरा मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस। बायर के लिए मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस 800, एक आंसर है मेरा। फिर उन्होंने कहा था मिनिमम प्राइस जो कि सेलर बताएगा, वो मेरा 500 आ गया, बी का आंसर आ गया। आगे देखते हैं सी क्या कह रहा है। कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस इवेल्यूशन इशूज़ इफ़ द ट्रांसफ़र प्राइजेस, क्या इश्यूज़ क्रिएट होंगे अगर मैं ट्रांसफ़र प्राइस 500 रखूँ। अगर मैं ट्रांसफ़र प्राइस 500 रखती हूँ तो इसके लिए तो ठीक है, डिवीज़न एफ तो भाई खुश हो जाएगा, राइट, लेकिन आई रोएगा। क्यों मैम, क्यों वो क्यों रो रहा है, उसको क्या हो गया, क्योंकि भाई उसका 500 की कॉस्ट बनी और 500 ही तुम पे कर रहे हो, कोई प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं उसे, तो ये किसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आई के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आई 800 बेनिफिशियल टू एफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 800 क्या है, ये 800 ही इसके पास बचे हैं और आप 800 ही ले रहे हो, तो यहाँ पर एफ वाला क्या करेगा, रोएगा भाई बैठ के, और आई क्या करेगा, ही करेगा, वो खुश हो जाएगा, उस आई क्या होगा, खुश होगा। तो ये बेनिफिशियल टू आई है। हमें इन दोनों के बीच वाला चाहिए कि एफ भी खुश हो जाए, आई भी खुश हो जाए, लेकिन इन्होंने हमें अभी कुछ कहा नहीं, तो हमने सिर्फ इश्यूज़ बताए हैं। डी में कह दो अल्टरनेटिव ट्रांसफ़र प्राइस बताओ, पूछ ही लिया, चलो, जो कि फेयर होगा परफॉर्मेंस ऑफ द 2 डिवीजन दोनों के लिए। देखो मैं 500 मेरा खर्चा आ रहा है, मुझे 500 से प्लस चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो 800 है, उसमें से 500 तो हम ले ही रहे हैं, कितने बचे, 300 रुपये बचे हैं एक्स्ट्रा। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं पूरा 300 ले लूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर वही बात आ गई। अगर मैं इसको 150 दे दूँ, 150 ये इसके पास प्रॉफिट बचेगा, तो मेरा फेयर क्या हुआ, 150, तो मतलब कि 500 में से 150 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 650 कॉस्ट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 650। वही आपके पास अगर आंसर निकालोगे तो वही है, एनी ट्रांसफ़र प्राइस बिटवीन 500 to 800 पर केजी शुड बी एक्सेप्टेबल होगा दोनों पार्टीज़ में, मतलब कि आप 500 से 800 के बीच में जितना मर्जी लिख लो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ज़्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा होगा, 650, क्योंकि मैंने इक्वल कर दिया। उसे इंग्लिश में कैसे लिखोगे, आगे क्या है, विदाउट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हाउ मच एफर्ट द टू डिवीजन्स मेक, इट इज़ डिफिकल्ट टू जज बट वुड बी अ फेयर ट्रांसफर प्राइस। अभी हमें और डिटेल्स नहीं गिवन, तो हम पूरा जज नहीं कर सकते फेयर ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, लेकिन हमारी एक सुजेशन है, वन सुजेशन माइट बी
टू सेट ट्रांसफ़र प्राइस दैट इज़ द मिड पॉइंट। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप मिड पॉइंट ले लो। बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम दिस वुड बी अ प्राइस ऑफ, मैंने पहले निकाल दिया 650 पर के जी, आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो। इफ़ दिस वर द केस बोथ डिविजन्स कुड शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, तो दोनों क्या होंगे, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे। सो देखते हैं कैसे रियल लाइफ में कंपनीज पैसे सेट करती है, लाइक ट्रांसफ़र प्राइस कैसे सेट होता है रियल लाइफ में। सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है मार्केट प्राइस मेथड। इसमें क्या होता है, जो मार्केट रेट होता है उसके ऊपर कंपनी बाइंग एंड सेलिंग कर देती है, मतलब कि दोनों डिविजन्स उसके ऊपर एग्री होते हैं। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती है, आप इसको डाउनवर्ड कर सकते हो। कैसे, जैसे कि अगर आप बाहर से लेते हो तो वहाँ पर डिलीवरी कॉस्ट हो जाती है, वहीं आप डिवीजन्स टू डिवीज़न ले रहे हो तो वहाँ पर कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं होती। इसका रेट कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इसके एडवांटेजेस, मतलब कि प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले क्या है, ऑप्टिमल फॉर गोल कॉन्ग्रुएंस इफ़ दी सेलिंग डिवीज़न इज़ एट फुल कैपेसिटी। जब आपकी सेलिंग, आपकी जो हमारा सेलिंग डिवीज़न है वो फुल कैपेसिटी पर है तो आपका ये गोल कॉन्ग्रुएंस अच्छा करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा, है ना। देन आपके पास क्या, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मार्केट जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट होते हैं, एक नहीं रहता, ये सिरदर्दी हो जाती है हमारी, बार बार चेंजेस होते हैं उसमें। और ये तभी पॉसिबल है अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट करिए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वहाँ पर ये मेथड नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आती है फुल कॉस्ट प्लस। इसमें क्या होता है, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्ट लेते हो, मतलब कि जो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है वो, उसके ऊपर आप मार्कअप ऐड ऑन कर देते हो। फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के ऊपर आप मार्कअप ऐड कर देते हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट शुड बी यूज्ड रादर देन द एक्चुअल कॉस्ट टू अवॉइड सेलिंग डिविजन्स ट्रांसफरिंग इनएफिशिएंसीज टू बाइंग डिवीजन। स्टैंडर्ड कॉस्ट इसलिए फेयर मानी जाती है क्योंकि अगर जो सेलिंग डिवीजन हैं, ठीक है, वो अपने इनएफिशिएंसीज की वजह से जो पैसा बढ़ गया है वो बाइंग डिवीज़न को ना पे करना पड़े। एडवांटेजेस क्या है, इजी होता है कैलकुलेट करना। इफ़ अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम एग्जिस्ट करती है, सारी कॉस्ट कवर करती है। इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी वेरिएबल, मे अप्रोक्सीमेट टू मार्केट प्राइस, वही उसके अप्रोक्सी रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द सेलिंग डिवीजन बिकम द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द बाइंग डिवीजन विच में लेड टू डिसफंक्शनल डिसीजन। अब जो हमारी सेलिंग डिवीजन की फिक्स्ड कॉस्ट है, आगे जाके वो एज उसे रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं तो दूसरे डिवीजन के लिए वो क्या हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। इफ़ द सेलिंग डिवीजन हैज स्पेयर कैपेसिटी इट में लेड टू डिसफंक्शनल डिसीजन। अगर उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है, मतलब कि सेलिंग डिवीजन के पास आलतू फालतू सामान, तो यहाँ वहाँ पर फुल कॉस्ट प्लस मेथड बेकार है क्योंकि आप बेफालतू का ही ज़्यादा पैसा ले रहे हो बाइंग वालों से। द मार्कअप इज़ आर्बिट्रेरी। इस केस में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो बाइंग डिवीज़न है वो बाहर से ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करता है रैदर दैन दी अपने कंपनी के किसी डिवीज़न से। देखो स्टडी हब में बस वेरिएबल कॉस्ट के बारे में यही लिखा है कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस इज़ सिमिलर टू दी फुल कॉस्ट प्लस, इसलिए मैं अपने नोट से पढ़ा रही हूँ। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, वैसे वो सिमिलर ही है फुल कॉस्ट प्लस है, लेकिन कुछ देख लेते हैं क्या है। लेकिन इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल लेबर ली जाती है प्लस मार्कअप लिया जाता है। यूजेस क्या है इसका, ये तब अच्छा है जब सेलिंग डिवीज़न के पास स्पेयर कैपेसिटी हो। इससे बाइंग डिवीज़न को सस्ता सामान मिलता है और वो ज़्यादा यूनिट्स बेचने के लिए मोटिवेट होता है, जो पूरी कंपनी के लिए अच्छा है। इसमें हमने बेसिकली क्या देखा कि इसमें हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, फुल कॉस्ट प्लस में हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी ऐड ऑन करते हैं। ये तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं तीनों मेथड में क्या था। सबसे पहले हमने पढ़ा मार्केट प्राइस मेथड। ये कब काम आता है, जब फुल कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, आपकी मार्केट है और जो डिवीज़न है वो फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है, और ये इसका बेनिफिट ये है कि ये फेयर है और कॉम्पिटिटिव है। नेक्स्ट हमारा आता है फुल कॉस्ट प्लस। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो ये बेस्ट है। इसमें क्या होता है, कवर्स ऑल कॉस्ट, ये सारी कवर करता है। ये फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर करेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट भी कवर करेगा। लेकिन देखो जो ये है, इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास मार्केट नहीं है, नो मार्केट इज इक्वल टू नो प्राइस,
तो कोई प्राइस नहीं होगा। नो मार्केट इज इक्वल टू नो प्राइस। सॉरी यहाँ पर ना थोड़ा स्पेस नहीं है, जो मैं आपको अलग जगह पर लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, तो मेन आप रिस्क समझ गए ना। मार्केट वाले में क्या है कि अगर मार्केट नहीं होगी तो कोई प्राइस एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे है फुल कॉस्ट में हमने देखा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का, और ये कवर करता है ऑल कॉस्ट। लेकिन इसमें क्या है, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो लाइकली ही होती है वेरिएबल कॉस्ट की, इसका ये रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट। ये कब काम आता है, स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट, जब आपके पास फालतू चीज़ें मतलब एग्जिस्ट करती हैं। इंक्रीज इंटरनल ट्रेड, ये इंटरनल ट्रेड को इंक्रीज करता है। इसमें क्या होता है, जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कवर नहीं हो पाती। समटाइम्स हमें जो सेलर होता है उसे इस चीज़ में मतलब कि या तो वो नाराज़ हो जाएगा, उसे दिक्कत होती है कि भाई हाँ मेरी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही। लेकिन अगर उसके पास स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, ज़्यादा है उसके पास, तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। अब हमारे पास जो लास्ट कॉस्ट आ रही है वो आ रही है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस एनी इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल की जो आपकी स्टेप कॉस्ट होती है, ठीक है, जब बढ़ती है आगे फिक्स्ड कॉस्ट है ना, तो वो एडवांटेजेस क्या है, ऑप्टिमल फॉर गोल कॉन्ग्रुएंस व्हेन द सेलिंग डिवीजन हैज स्पेयर कैपेसिटी, नो एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिसएडवांटेजेस क्या, इट मे बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, डिफिकल्ट होते हैं कैलकुलेट करनी। चलो छोड़ो, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, कॉस्ट बेस्ड अप्रोचेस, ये आपको क्लियर करेगा। कंसिडर अ डिवीजन ए विच ट्रांसफर इट्स प्रोडक्शन टू अनदर डिवीजन बी। ए है जो बी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ए का नहीं गिवन, बी का गिवन है। ट्रांसफर इन प्राइस नॉट एप्लीकेबल है, ओके। ऑन वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, डिवीजन प्रॉफिट दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको ट्रांसफ़र प्राइस सेट करना है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिवीज़न ए के, कितनी आपको दे रखी है, 18 दे रखी है। उसके अलावा बी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 10। टोटल कितनी देखो, डिवीज़न बीज मार्जिनल कॉस्ट वुड बी, कितनी उसकी मार्जिनल कॉस्ट होनी चाहिए, दोनों की एक बारी वेरिएबल कॉस्ट टोटल करो, दैट इज 28। द कंपनीज मार्जिनल कॉस्ट आर ऑल्सो $28। सो देयर विल बी अ गोल कॉन्ग्रुएंस बिटवीन डिवीज़न बी विश टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट्स एंड द कंपनी मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। अगर मार्जिन रेवेन्यू एक्सीड कर लेता है मार्जिनल कॉस्ट को डिवीज़न बी के लिए, तो वो भी कंपनी के लिए हुआ। ऑल्दो गुड इकोनॉमिक डिसीजंस आर लाइकली टू रिजल्ट, क्या गुड इकोनॉमिक रिजल्ट होगा, देखो नीचे देखो क्या ड्रॉबैक्स वगैरह दे रखे हैं आपको। द वेरिएबल कॉस्ट अप्रोच इज अनलाइकली टू बी यूज्ड इन प्रैक्टिस ड्यू टू सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक। कौन सा, डिवीजन ए विल मेक अ लॉस एज इट इज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी कवर। अब आप वेरिएबल कॉस्ट ही लोगे सिर्फ, दैट इज़ 28, लेकिन उसकी फिक्स्ड कॉस्ट भी तो आ रही है जो बी को, उसका तो वो नुकसान हो गया क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आप रिकवर कर ही नहीं रहे, पहली बात। तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा कि मेरे तो भाई कॉस्ट ही नहीं पूरी कवर हो रही। सेकंड बात क्या, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज डिस्टोर्टेड, डिवीजन बी इज नॉट चार्ज इनफ टू कवर ऑल कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चर। दिस इफेक्ट कैन ऑल्सो डिस्टोर्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेड इन ईच डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन बी विल इंजॉय इन्फ्लेटेड कैश इनफ्लो, उसके पास तो पैसा बहुत आएगा, क्यों, क्योंकि वो फ़ायदा उठा रहा है एक तरीके से। देखो ना, तुम उसकी एक ही कॉस्ट ही नहीं पूरी हो रही। Division A has no incentive to be efficient. If the transfer price covers all variable costs, its efficiency will be passed up to the Division B. Therefore, if used as a transfer price, it should be a standard variable marginal cost. So the efficiency and inefficiency stay within the division responsible for them. भाई उसकी fixed cost plus variable cost दोनों recover होनी चाहिए। आगे देखते हैं आपके पास क्या गिवन है, फुल कॉस्ट प्लस और यू कैन से वेरिएबल कॉस्ट प्लस। चलो इसमें देखें क्या है, यूजिंग फुल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस अ ट्रांसफर प्राइस सेट एट फुल कॉस्ट, ठीक है, या फिर मतलब कि फुल स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है फॉर डिवीज़न ए के लिए। इट कैन एम, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो जाएगी, उसकी दूसरी कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। लेकिन ड्रॉबैक तो हर एक चीज़ का होता है, तो इसका भी होगा। डिवीज़न बी मेकिंग डिसफंक्शनल डिसीजन दैट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स बट नॉट द कंपनी। फिर वो ऐसा भी तो कर सकता है किसी और से जाकर खरीद ले, बाहर से भी तो ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, इफ़ द सेलिंग प्राइस फेल टू $35, ठीक है, सेलिंग प्राइस आ रहा है $35, डिवीजन बी वुड सीज मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है 40, 18, 12 और 10 प्लस करके फिक्स कॉस्ट भी हमने ऐड ऑन कर रहे हैं। हाउएवर फ्रॉम द कंपनी परस्पेक्टिव द मार्जिनल कॉस्ट इज ओनली $28 एंड अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी मेड इवन एट अ सेलिंग प्राइस, कितना आप बेच रहे हो, 35 का बेच रहे हो। द हेड ऑफिस कुड टेल डिवीजन बी टू कंटिन्यू मेकिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट बट दैट would compromise divisional autonomy. Division B managers will resent an instruction to make negative contributions that affect their reported performance.
जो फुल कॉस्ट प्लस अप्रोच है वो ट्रांसफ़र प्राइस को इंक्रीज़ कर देगी। क्यों? क्योंकि मार्कअप भी इसमें डिवीज़न ए का ऐड होगा। अब क्या होगा, इससे डिवीज़न ए तो मोटिवेट होगा, लेकिन डिवीज़न बी क्या करेगा, क्या उसे इतना प्रॉफिट बनाने देगा? अब वो क्या करेगा, वो डिसफंक्शनल डिसीजन ले लेगा। The difficulty with full cost and cost plus approaches is that they treat division A fixed cost and profit as marginal cost of goods transferred to division B. Therefore division B has the wrong data for making sound economic decision. देखो वेरिएबल कॉस्ट में ये दिक्कत आ रही थी कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही। अब टोटल जो आपकी फुल कॉस्ट है उसमें ये दिक्कत आ रही है क्योंकि जो डिवीज़न बी है वो उतना उसे पे नहीं करेगा। जैसे कि ये नीचे आपके पास कुछ टेबल है, लेट्स सी क्या है इस टेबल में। पहले आपको क्या दे रखा है, यूजिंग वेरिएबल कॉस्ट एज ट्रांसफर प्राइस बेसिस $18। $18 अभी हमने देखा था ना कैसे आया उसका, दोनों उसकी एक ही वेरिएबल कॉस्ट है। ये क्या है, एक ही वेरिएबल कॉस्ट। देखो डिवीज़न ए सेलिंग प्राइस 18, डिवीज़न बी 70, तो टोटल ग्रुप कितना हुआ 70। ओनली एक्सटर्नल सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एट द ग्रुप लेवल। सिर्फ जो आप बाहर बेच रहे हो वही लोग हैं, जो आप इंटरनली एक दूसरे को कर रहे हो तो वो नहीं इंक्लूड होगा। ट्रांसफ़र प्राइस इसका कितना आ गया 18, तो ट्रांसफ़र प्राइस हैज़ नो इफेक्ट एट द ग्रुप लेवल पे, तो कोई इफेक्ट नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी थी 8-10, तो टोटल 28 होगी, और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों की दे रखी है टोटल 22 होगी। तो प्रॉफिट निकालना है आपको, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, कितना बचा आपके पास, दैट वुड बी 20। ठीक है, आगे क्या, अगर आप फुल कॉस्ट मेथड यूज़ करते हो तो डॉलर कितना ले रहे हो आप 30 ले रहे हो, तो डिवीज़न ए का सेलिंग प्राइस कितना 30, बी का कितना 70, तो ग्रुप कितना आ गया 70। ट्रांसफ़र प्राइस का हमारा 70, ग्रुप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल कॉस्ट ले लो दोनों की और टोटल कर लो उन्हें। सेलिंग प्राइस ले लो, वेरिएबल कॉस्ट ले लो, फिक्स्ड कॉस्ट ले लो और प्रॉफिट निकाल लो माइनस करके इन सबको। सेलिंग में से इन दोनों को माइनस करो, यू विल गेट योर आंसर, दैट विल बी 20। विच एवर ट्रांसफर प्राइस इज यूज्ड, देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट रिपोर्टेड एट द ग्रुप लेवल। ग्रुप लेवल पर प्रॉफिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिकॉर्डिंग कट हो गई थी, चलो ये क्या हुआ। आगे है हमारे पास की पॉइंट, क्या कह रहा है, एनी ट्रांसफर प्राइस अदर देन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफरिंग डिवीजन हैज़ द रिस्क ऑफ डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग अनलेस एन अपर लिमिट इक्वल टू द, किसके ऊपर होंगे, नेट मार्जिनल रेवेन्यू इन द रिसीविंग डिवीजन इज ऑल्सो इम्पोज्ड। सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है इनकॉन्ग्रुएंट गोल बिहेवियर, सबसे खतरनाक टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब क्या है इसमें, देखो हम ये एग्जांपल देखते हैं कि सेलिंग डिवीज़न के पास ना स्पेयर कैपेसिटी है, ठीक है। वो प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस करता है विच हैव अ मार्जिनल कॉस्ट, उसकी कितनी है $10 पर यूनिट है, ठीक है, MC $10 पर यूनिट है। अनदर डिवीज़न विद इन द कंपनी प्रोडक्ट बी है इन इट्स प्रोडक्शन, वो प्रोडक्ट बी को प्रोडक्शन में यूज़ करती है, मतलब कि ये बाइंग वाली है। सेलिंग डिवीज़न कैन प्रोवाइड ऑल द सप्लाईज रिक्वायर्ड बाय द बाइंग डिवीज़न विद इन इट्स स्पेयर कैपेसिटी, जो फालतू की है, जो स्पेयर कैपेसिटी है उसके अंदर ही जो सप्लाईज वाले हैं वो सप्लाई, मतलब कि सेलिंग डिवीज़न सप्लाई कर सकती है जो भी वो बाइंग की नीड्स हैं, ठीक है। बाइंग डिवीज़न कैन ऑल्सो obtain सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट बी एक्सटर्नली फॉर $15, ठीक है, बाहर से 15 मिल रहा है, अंदर से 10 मिल रहा है, ठीक है। द बाइंग डिवीज़न विल बुट बाय एक्सटर्नली इफ़ द ट्रांसफर प्राइस एक्सीड्स ऑफ 15, अगर वो 15 से ज़्यादा लेगा तो वो बाहर से परचेज करेंगे, ठीक है। दिस लेट्स टू एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द कंपनी ओवरऑल ऑफ $5 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, बिकॉज प्रोडक्ट बी could be produced internally by the selling division for $10 पर यूनिट। ज़्यादा दूर क्यों लग रहा है मुझे कुछ, वो क्या कह रहा है कि देखो जो बाइंग वाली है ना वो क्या कर रही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द कंपनी ओवरऑल 5 पर यूनिट प्रोडक्ट बिकॉज प्रोडक्ट बी कैन प्रोड्यूस सेलिंग डिवीजन ऑफ $10। भाई अंदर $10 का हो सकता है लेकिन बाइंग ने $15 का बाहर से लिया, तो क्या हुआ, ये 5 जो डिफरेंस आया ये हमारा क्या हुआ, कंपनी का नुकसान हुआ। अब इसमें किसने अपना देखा, बायर ने अपना बाहर का देखा। जैसे कि मान लो ये इन्होंने 20 मांग लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना, सेलिंग 20 मांग रही है लेकिन बाहर 15 का मिले तो वो बाहर 15 का जाएगा, बल्कि यहाँ पर 10 हो सकता था, यहाँ पर 10 हो सकता था, लेकिन सेलिंग डिवीज़न ने जानकर 20 मांगी क्योंकि फुल कॉस्ट थी, उसने सारी कॉस्ट लगाकर मांगी,
है ना। अब कैपेसिटी क्या है, स्पेयर। जब स्पेयर कैपेसिटी होती है तब ज़्यादातर वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आपकी कॉस्ट होनी चाहिए। ओके, अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरवेंशन में हमारे पास आ रही है ड्यूल प्राइसिंग। समटाइम्स क्या होता है, सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पर ट्रांसफर प्राइस वुड बी एक्सेप्टेबल टू बोथ द बाइंग डिवीजन एंड द सेलिंग डिवीजन। सो इन द सेंस ऑफ इंटरवेंशन बाय द हेड ऑफिस द टू डिवीजन्स वुड नॉट ट्रेड विद ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड ही नहीं कर पाते क्योंकि इनका ट्रांसफर प्राइस ही नहीं सेट हो पाता। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी सेलिंग डिवीज़न है उसको हम क्या करते हैं, हायर प्राइस सेट करवा देते हैं, और जो लोअर प्राइस होता है वो हमारा बाइंग डिवीज़न के लिए होता है, और जो इनका डिफरेंस आता है वो हेड ऑफिस अपने ऊपर लेता है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि ये दोनों डिवीज़न्स गोल कॉन्ग्रुएंस की तरफ काम करते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये हो जाता है कि जो इंटरनल प्रॉफिट है और ग्रुप प्रॉफिट है वो एक दूसरे से मैच नहीं हो पाते क्योंकि इसके बीच में हेड ऑफिस आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आता है। सिंपल ड्यूल प्राइसिंग समझ में आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेबस कवरेज है, कितना सिलेबस कवर हो चुका है तो आप देख लो। अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, आप देख लो समरी आ गई। हमने इसमें ड्यूल प्राइसिंग देखी, ट्रांसफ़र प्राइस देखा, मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस, मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस, कॉस्ट बेस्ड अप्रोचेस, प्रैक्टिकल अप्रोच देखी हमने, है ना। कैसे मैक्सिमम प्राइस ट्रांसफ़र प्राइस सेट होता है, एक्सटर्नल मार्केट प्राइस या फिर नेट रेवेन्यू कि जितना हमारा टोटल रेवेन्यू अर्न होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे जितनी भी कॉस्ट लगती है पूरी प्रोसेस में। तो ये सब हमने इस चैप्टर में देखा। अब हम चलते हैं इसकी क्विज़ पर। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 12 की क्विज़ है, ये मैं एक बार रिसेट मार लेती हूँ।